अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज हम जब इस लाइव प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठे हैं तो गुज़िश्ता हफ्ते की जो हम कारकर्दगी देखते हैं या उन पर निगाह रखते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हैं जिसमें कि हम यकीनी तौर पर काबिल बहस भी हैं। लेकिन हम आप सबको पता है कि इस वक्त मईशत से ज़्यादा सियासत का जोर ज़्यादा पकड़ा जा रहा है, इसलिए कि मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जिनके सरबराह भी हैं, उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक की वजह से थोड़ा सा सियासत में गर्मी ज़्यादा है। माशी तौर पर IMF से जब मुआहदा हो गया और $1 अरब से ज़्यादा जब इन्हें मौसूल हो गए तो उस वक्त स्टॉक की जो रेट थे वो भी 45,000 पॉइंट्स से क्रॉस कर गए थे। इसके अलावा डॉलर के रेट जो थे उसमें भी 50 पैसे या ₹1 की कमी आई, जिसमें कि 178-179 रुपये तक जो है डॉलर के रेट्स थे। लेकिन इस अदम एतमाद की तहरीक की वजह से मईशत जो है पस मंज़र में चली गई है और सियासत जो है वो बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आ गई है। लेकिन बहरहाल चूँकि आज इस प्रोग्राम में हम दरहकीकत मईशत की सूरत हाल को देखेंगे और उसी मईशत को सूरत हाल को देखते हुए हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। हम ये देखेंगे कि मईशत इस वक्त कहाँ है और पाकिस्तान की अपनी जो ग्रोथ है वो ग्रोथ सही सिमत में हो रही है या नहीं हो रही है। मेरे अपने शुरका जो इस स्टूडियो में मौजूद होंगे वो इस पर रोशनी भी डालेंगे। तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा इस वक्त जो आप समझ लें कि पैनिक की सूरत हाल है वो एक तो FBR है ही, इसके अलावा जो डकैतियों और अमन और अमान का जो मसला है उस अमन और अमान की मसले की वजह से ख़रीदार और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। तो उसका सद्देबाब कैसे होगा, इस हवाले से भी आज हम अपने मेहमानों से इस हवाले से सुनेंगे कि उनकी अपनी बातें क्या हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं मेहमानों साहब का तारुफ करवा दूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब हफीज़ अजीज़ साहब जो कि चीफ है PCLC यानी कि पुलिस चैम्बर लाइसेंस कमेटी, ये उनके चीफ भी हैं। इसके अलावा ये चेयरमैन है लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के, सब कमेटी के और पाकिस्तान मेहमान फेडरेशन के। थैंक यू हफीज़ अजीज़ साहब फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब हयात खान साहब। हयात खान साहब का ताल्लुक जो है वो स्टेट ब्रोकर से, यानी कि ज़मीनों से और कंस्ट्रक्शन से, आप समझ लें ये तामीरात के हवाले से इनका ताल्लुक है और ये हैं चेयरमैन पाकिस्तान रियल इस्टेट को ब्रोकर्स एसोसिएशन। थैंक यू हयात खान साहब फॉर कमिंग। मेरे तीसरे मेहमान हैं सदाबहार शख्सियत हैं, अक्सर आपने SMEs के हवाले से सबसे ज़्यादा आवाज़ें उठाते हुए जो देखे होंगे, उनमें से एक फ़र्द ये भी हैं जो कि छोटे और दरमियानी ताजरों के हुकूक़ के लिए काफ़ी ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं, काशिफ साबरानी साहब। काशिफ साबरानी साहब जो है वो चेयरमैन है ताजरान सिंध इत्तेहाद कराची के। और थैंक यू काशिफ साबरानी साहब फॉर कमिंग। और ये तीनों मेहमान आज इस दरहकीकत जो भी होगा इसके पस मंज़र में देखेंगे क्या है, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी, उस रिपोर्ट को अहाता करते हुए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन चूँकि एक बहुत बेताबी भी है हमारे मेहमानों में कि वो अपने ख़यालात का इज़हार करें, लेकिन एक मजबूरी भी होती है मीडिया की। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है मुझे और कमर्शियल ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो तसल्सल के साथ इस गुफ्तगू को सिलसिला जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरअसल में दोबारा हाजिर है। जैसा कि इंट्रो में मैंने आपसे कही थी बात कि सियासत बहुत ज़्यादा आगे चली गई, लेकिन ये कि मईशत कुछ पसे पुश्त रह गई है। लेकिन मईशत की ही तरक्की से मुल्क तरक्की करता है और यकीनी तौर पे हमें भी देखना है कि पाकिस्तान की मईशत इस वक्त कहाँ पर और किस डगर पर चल रही है और इनमें किन किन हर्डल्स और मुश्किलात का सामना है। तो मैं सबसे पहले हफीज़ अजीज़ साहब से, जो कि चीफ हैं PCLC के भी और चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी और पाकिस्तान मेहमान फेडरेशन के भी हैं, तो मैं सबसे पहले हफीज़ साहब, मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों को तो हम एक पसे पुश डाल दें। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो लोगों में परेशानी, दुकानदारों में परेशानी और सार्फिन में परेशानी है वो लॉ ऑर्डर को लेकर कि डकैतियाँ पड़ रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, चीना जप्टी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो एक PCLC के नुमाइंदा होने के नाते आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं कि मतलब ये कि ये मीडिया शोर कर रहा है या हकीकत में ऐसी चीज़ें हो रही हैं? बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई और आपके मेट्रो चैनल का कि आपने हमें मदऊ किया। देखिए, ये जो चीज़ आप कह रहे हैं ना, इसका इकरार तो CM ने भी किया है। आपको शायद पता हो कि पिछले कोई 15 दिन पहले CM साहब ने एडिशनल IG को बुलाया जी, मीटिंग हुई थी और कहा था कि जी अब अगर जिस थाने में स्ट्रीट क्राइम होगा उसके SHO को फारिग कर देंगे। ठीक है, उसका मतलब CM खुद मान रहे हैं कि यहाँ पे हालात खराब है। अब ये मीडिया का प्रोपेगेंडा तो है। कुछ लोग कहते हैं कि मीडिया ज़्यादा वो हाईलाइट करता है इन सब चीज़ों। देखें, ये अच्छी चीज़ है कि मीडिया के लिए, या हम लोग भी कराची चैम्बर वाले,
हम वो चीज़ हाईलाइट करते हैं जो हमारे शहर के लिए अच्छी नहीं है, बिजनेस कम्युनिटी के लिए अच्छी नहीं है, हमारे के यहाँ आम आदमी रहने वालों के लिए अच्छी नहीं है, तो उसको हाईलाइट करना चाहिए ताकि क्राइम कंट्रोल होगा। तो जब ये कर चुके हैं और अब जब चेंज हुए एडिशनल आईजी इमरान याकूब मिनाज की जगह पे हमारे पुराने एडिशनल आईजी साहब गुलाम नबी मेमन साहब, बहुत अच्छे आदमी वो आए, उन्होंने तो फिगर भी दे दिया है कि जी 7,500 क्रिमिनल जो है, स्ट्रीट क्रिमिनल जो बार बार जुर्म करते हैं, धन धनाते फिर रहे हैं। जी जी जी। तो इसका मतलब है कि अब इस पे कोई चीज ढकी छुपी तो है नहीं। और अगर आप देखें बिलाल भाई कि 108 थाने हैं कराची के अंदर, ठीक है सर, और अगर हम इसको डिवाइड कर ले एवरेज पे 7,500 को, तो 70 क्रिमिनल जो एक थाने को लीड कर रहे हैं जी, बिल्कुल एवरेज पे, और एक मोटरसाइकिल पे अमूमन 2 होते हैं। इसी तरह ये जो लूटमार हो रही है, बिल्कुल सही, तो अगर मैं देखूं तो 35 मोटरसाइकिलें एक इलाके में लूटमार करे तो उस इलाके का होगा क्या। और मैं सिर्फ आपके चैनल के तवज्जुह से ये कहना चाहूँगा हमारे चीफ मिनिस्टर साहब को कि मेहरबा, आपने 3.5 साल बाद बड़ी बात है कि आपने ये एक जुमला कहा कि अब कोई स्ट्रीट क्राइम होगा जिस थाने में उसको हम फारिग कर देंगे एसएचओ को। इसका सिंपल धमकी तो पहले नहीं, धमकी नहीं, ये क्या ये 3.5 साल पहले ये एक जुमला नहीं कह सकते थे? लोगों की जानें कितनी चली गई आपने देखा। 1.5 महीने पहले, 1 महीने पहले एक बच्चे की शादी हुई थी, तीसरे दिन उसकी माँ को रोकते हुए उसको गोली लगी, वो मर गया। तो कहने का मतलब है कि एक लफ्ज के लिए इनको इतना टाइम लगता है। आपको एक बात बताऊं क्या चक्कर है। देखिए, मुझे चैम्बर में 22 साल हो गए सिराज कासिम तेली साहब के साथ, बिल्कुल 22-23 साल का हमारा पीरियड गुजरा है, अल्लाह का करम से बड़ा अच्छा गुजरा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जो मैंने अपने दौर में देखा, आपने भी देखा कि अगर सीएम के पास ये पोर्टफोलियो है होम मिनिस्ट्री का सिंध का, तो इससे पहले जब सीएम की जगह पे कोई मिनिस्टर होता था और वो अगर लॉ एंड ऑर्डर का कंट्रोल नहीं कर पाता था तो उनको चेंज कर दिया जाता था उनको। अब किसको चेंज करें भाई? अगर एमक्यूएम के दौर में रऊफ सिद्दीकी साहब थे या वसीम अख्तर साहब थे या इनकी पीपल्स पार्टी के दौर में अगर उनके पास पोस्ट थी, इसका हल क्या है? मुझे ये हल यही है सर कि आपको पुलिस डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट साहब ने इस पर अमल होगा भी कि नहीं? सर इस पे अमल क्या, मैं ये कह रहा हूँ सर, इस पे सबसे पहली बात ये है सर कि आप ये देखें कि जब तक इसके अंदर सियासी लोगों का इख्तियार रहेगा, पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर सियासी भर्तियां होंगी, कंट्रोल रहेगा, कराची के साथ जुल्म होता रहेगा और होता रहेगा। हम लोग बूढ़े हो गए। इसमें मुआशी वो नहीं है कि कुछ बेरोजगारी की वजह से भी? देखिए, बेरोजगारी के अगर आप देखिए, थोड़ी देर पहले आप देख ले, फूड पांडा आप कितने साल से आए? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, सारी चीजों पे आपने भर्तियां हुई ना। इससे पहले तो ये नहीं थे। आज जो भी बेरोजगार थे, चले उनको हल्की सी जॉब मिली हुई है ना। कहने का मतलब है पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर चीज होगी, बट कहने का मतलब ये सर, एक लफ्ज थोड़ा सा याद रखिएगा, थोड़ा सा सुनिएगा, आपके चैनल से सब सुन रहे हैं। 70%, 65%, 68% पहले हम कहते थे हम रेवेन्यू जनरेट करते कराची वाले, अब हम कहते हैं 70 से 75%, 72%। ये लफ्ज जो है ना, सुन सुन के हम बेजार हो चुके हैं। और कहने का मतलब ये है कि जितने स्ट्रीट क्रिमिनल स्ट्रीट क्रिमिनल ये सोचते हैं कि कराची वाले जब इतना जनरेट करके एफबीआर को दे रहे हैं तो यहाँ से लूटो भी ज्यादा, तो लूटा भी ज्यादा जा रहा है। तो ये अब देखिए, मुझे बता दें, कराची के अलावा ऐसा हाल पाकिस्तान के किस शहर में? नहीं, चलिए बता दें। चलिए, है कोई शहर में? नहीं, रेशो कम होगा, लेकिन ये कि कम है ना। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी थोड़ा सा रेशो में इजाफा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। सर जो देखें, आज से अगर आप 2013-12 में चले जाएं, ये बात मेरी सुनिएगा, गैंगवार था, भत्ता था, तो बिजनेसमैन को आता था, बिल्डर को आता था, आना नहीं चाहिए था। अब मुझे बताइए, ना हमारी माँ बहनें महफूज है, ना हमारे बाप, ना हमारे भाई, ना हमारे बच्चे, ना माल महफूज। तो ये तो स्ट्रीट क्राइम तो गलियों गलियों में हो गया। मैं थोड़ा सी हयात खान साहब से बात करूं, फिर आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। फिर कि हयात खान साहब खैर है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ये कि धंधा पानी सही चल रहा नहीं चल रहा? सर एफबीआर पे डिपेंड करता है, वो चलाना चाहता है चलाता है। अच्छा, जब आजकल बॉस वही बने हुए हैं एफबीआर। सर एफबीआर है या एफएटीएफ है? तो क्या सूरत हाल क्या? हमने सुना कि वो अभी खबर आई थी कि आप लोगों पे कुछ एफएटीएफ की वजह से जो कुछ कदगन लगाई गई है कि आप जो चीज़ बेचेंगे उसके मुतालिक बताना पड़ेगा पैसा कहाँ से आया, जो खरीदार होगा वो बताएगा पैसा कहाँ से आया। क्या ऐसी कोई सूरत हाल है? जी बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है। खोल के बताइए क्या सूरत हाल है, क्या परेशानी है? सर उस सूरत हाल से पहले मैं ये बता दूं आपको कि एफबीआर वैल्यूएशन अभी आई है जी 2 दिन पहले। जी मुख्तलिफ शहरों इलाकों के हवाले से पूरे पाकिस्तान की आई है। इवन कराची की जब आई तो हमने उसको देखा
और मैं ये समझता हूँ, मेरी एसोसिएशन ये समझती है कि ये एक भद्दा किस्म का मजाक हुआ है मुल्क की मईशत के साथ। कैसे? एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, डीएचए में इस वक्त 200 गज का प्लॉट जो है उसकी वैल्यू तकरीबन 30 करोड़ रुपए बनती है, और एफबीआर ने अपनी वैल्यूएशन में उस 200 गज के प्लॉट को कहा है कि आप 3 करोड़ 20 लाख रुपए पे टैक्स दें और वो प्लॉट ट्रांसफर करा लें। और वैसे वो 30 करोड़ का प्लॉट है। एक्चुअल मार्केट रेट जो है उसका 30 करोड़ रुपए है। मतलब सरकारी रेट 3 करोड़ रुपए दिया। 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिया है। ये तो अच्छी बात है ना यार, जो खरीद रहा है उसके सर ये अच्छी बात तो उन लोगों के लिए वो जो टैक्स उसको कम भरने पड़ेंगे। वो सर बेसिकली अच्छी बात है टैक्स चोरों के लिए ना। कौन टैक्स चोर नहीं है? सर जिसको मौका मिले वो टैक्स चोरी करता है। सर बिल्कुल करता है, लेकिन हम और आप जो है माजत के साथ मेरा ख्याल है कि कुछ एक बंदे ने मुझसे कहा था कि अमेरिका में भी अगर 99% टैक्स कलेक्शन होती है तो सिर्फ डर के खौफ की वजह से कि उनको गिरफ्तार कर लेंगे, और अगर उनको ये पता चलेगा गिरफ्तारी नहीं होगी तो वहां भी कोई टैक्स ना दे। भाई असल में मसला ये है, हमारे ऊपर तलवार लटकी हुई एफएटीएफ की, और एफएटीएफ का पाकिस्तान में आना, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालना, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए जो पैसा जनरेट होता है वो पाकिस्तान से होता है। ब्लैक मनी, करप्शन का पैसा जो पार्क होता है 70% रियल एस्टेट में होता है। अच्छा चला, ये तो बढ़िया है। मुझे से पहले कुछ पॉइंट बता दीजिए कि 3 करोड़ वो कर दिया, 30 करोड़ उसका है, तो यहाँ पर क्या एतराज है आपको? सर मुझे एतराज ये है कि मेरे मुल्क के साथ गद्दारी हो रही है। गद्दारी ये हो रही है कि जो 30 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो 3 करोड़ रुपए पे टैक्स दे रहा है, और 27 करोड़ रुपए जो है वो करप्शन के वो पार्क कर रहा है रियल एस्टेट में। अच्छा, हालांकि उसको टैक्स देना चाहिए 30 करोड़ रुपए पे। ऑल ओवर दी वर्ल्ड एक फिनोमेना है कि ये 10 रुपए की चीज है, 10 रुपए की बिकनी चाहिए। सही है। मेरे यहाँ 10 रुपए की चीज 3 रुपए की क्यों बिकती है? ये वही हो गया जैसे कि एक डीसी लीज हुआ करता था, डीसी रेट अलग होते थे, केडी मार्केट रेट अलग होते थे। बिल्कुल। अब एफबीआर को हमने पहले भी ये सिफारिशात दी हैं, मेरी जब भी मीटिंग हुई है मुख्तलिफ फोरम्स पे, मैंने एफबीआर ऑफिशियल से यही कहा कि सर आप फेयर मार्केट पे लेकर आए ना, 10 रुपए की चीज है 10 रुपए की बेच दें। तो इससे तो मुल्क का नुकसान फायदा है ना? बिल्कुल फायदा है। तो आप ये लेकिन लोग ये कहते हैं कि जी इन्वेस्टर जो है वो भाग जाएगा मुल्क से। भाई क्यों भाग जाएगा इन्वेस्टर? तो नहीं, एफबीआर तो एक सरकारी इदारा है ना, ऑब्वियसली। अगर वो खुद तस्लीम कर रहा है कि 3 करोड़ पे आप दें तो आपको क्या एतराज है? सर मुझे एतराज है ना, मेरा मुल्क है, मैं मुल्क से मोहब्बत करता हूं। मेरे मुल्क की मईशत को, मेरे खजाने को 27 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर 3 करोड़, वो 3 करोड़ में भी लाएगा तो उसका जरिया बताना पड़ेगा। ऑब्वियसली बताना पड़ेगा, बताए क्यों नहीं बता रहे? तो आप जरिया बताते हैं कोई आपसे जब कोई जमीन खरीदने आता है? बिल्कुल, अगर आप उसको पाबंद कर देंगे आप फेयर मार्केट पे ले आएंगे। अगर आप रियल एस्टेट को फेयर मार्केट पे ले आए, एक ऑर्डिनेंस निकलना है, आप इन्वेस्टर की बात करते हैं, इन्वेस्टर भाग जाएगा, आप गेन टैक्स को 2% कर दें, सारे स्लैब खत्म कर दें। ये हर चीज हाथ में है एफबीआर के। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं इमरान खान साहब, मदीने की रियासत बनाने आए थे, तो हमें तो बड़ी उनसे उम्मीद थी। नहीं तो इसमें एक चीज मौजत के साथ इसमें आपका भी नुकसान है कि आपको वो 3 करोड़ के हिसाब से कमीशन मिलेगा, वरना फिर 30 करोड़ के हिसाब से मिलता। नहीं, बिल्कुल हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। रियल एस्टेट ब्रोकर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मुल्क का नुकसान है ऑब्वियसली, ये मुल्क के साथ गद्दारी है, सर नुकसान नहीं है। तो इससे अभी बताइए कि अभी क्या रुकावट पैदा हुई? क्या कुछ तेजी आ गई, सुस्ती हो गई? सर मार्केट आप उसको ना तेज कह सकते हैं ना नीचे कह सकते हैं। मार्केट इस वक्त जो है वो स्टेबल है। स्टेबल इस वजह से कि जो खरीदने आ रहा है उसको अगर उसके प्राइस पे चीज मिल जाती है वो ले लेता है। अच्छा, एक चीज और भी है, जैसे कभी इनसे बात हो रही थी कि बहुत सारे लोग अपने पैसे को जाहिर भी नहीं करना चाहते कि फिर पता चला जनाब कि किसी के भत्ते की पर्ची आ जाएगी या कोई क्राइम वाले आ जाएंगे। नहीं सर, भत्ते की पर्चियां तो हमारी रेंजर्स ने खत्म करा दी ना। अब तो भत्ते की पर्चियां कहाँ आती हैं? अच्छा, पहले किसी जमाने में सुना था हमने कि आती हैं, अब तो नहीं आती हैं। अच्छा, और अगर अब भी आती हैं तो फिर नहीं, अब अगर आ रही है तो फिर तो ये ऊपर से कहानी होगी, हमें नहीं पता इसके बारे में। हाँ आगे चले, मैं अभी आता हूँ आपका दोबारा। ये काशिफ भाई क्या बहुत उदास से लग रहे हैं आप? ऐसा लग रहा है कि जनाब ये बीआर वाले पीछे खड़े हैं और आप उदास लग रहे हैं। क्या हो गया? खैर तो है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपको शुक्रिया अदा करूंगा, बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल का कि आपने मदद किया। बहुत शुक्रिया। उदासी इसलिए बिलाल भाई कि जब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि स्नैचिंग हो रही है
बाइक्स खड़ी हुई हैं पार्किंग के अंदर रोजाना साउथ की रिपोर्ट दे रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल जो हम 8 या 10 घंटे जो हम काम करते हैं उसमें 35 से 40 बाइक्स वो निकाल के ले आते हैं पार्किंग से। जो बेचारा कोई अपनी वाइफ को लेके आया होता है बाजार में या अकेला कोई ऐसा सर्विस कर रहा होता है जो निचला तबका हम जो कहते हैं मतलब, तो 40 से 50 बाइकें जो पार्किंग में खड़ी होती हैं वो चोरी हो रही हैं, गन पॉइंट पे अलग जा रही हैं। लेडीज से जो खवातीन से पर्स जो है स्नैचिंग किए जा रहे होते हैं। मोबाइल फोन रोजाना, सिर्फ साउथ की रिपोर्ट है 150 मोबाइल रोजाना। आपकी मार्केट में भी हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, साउथ में हमारी बोतल बाजार आ गई। तो अभी आप लोग तो एफबीआर मार्केट आ गया, इन चक्करों में पड़ गए, जामा आ गया। देखिए एफबीआर का एक है कि जाना माल को महफूज रखो। बिल्कुल, एफबीआर भी देखें, उनको भी एक बैठ के एक सिस्टम बनाना चाहिए। और जो स्टेट्स पे मतलब जो जाहिर उनको लीडर्स को बुलाना चाहिए, जो कारोबारी हजरात हैं उनके लीडर्स को बुला लें, एक मीटिंग कॉल करके उनको ब्रीफ कर दें। इस तरह आके आप मार्केट्स में छापे मारें और दुकानें सील कर दें तो वैसे अभी हम इतनी मुश्किल से तो हम खड़े हुए हैं। कोई नोटिस कोरोना से मार्केटों वगैरह नहीं, नोटिस कभी किसी के पास आते हैं, किसी के पास नहीं आते। अच्छा। लेकिन कोरोना से तो अभी हम खड़े हुए हैं, कारोबार तो है ही नहीं ना। आप देखें बिल्कुल सन्नाटे का आलम है। जो होलसेल मार्केट है वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता कस्टमर। और इस तरह ही अगर एफबीआर और दीगर अगर लोग आते हैं तो आके कम से कम जो एसोसिएशन हैं उनसे आप रब्ता करें। उनका तरीकेकार ही होता है कि जो दुकान का जिस तरह जो होता है वो विजिट करते हैं, नहीं बनती बात तो सील कर देते हैं। तो ये तो तरीकेकार बिल्कुल गलत है। आपकी अपनी एसोसिएशन जो है ताजरान सिंध इत्तेहाद, ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद, इनके जो मेंबर्स वगैरह हैं तो इनमें पास किसी के पास आए नोटिस वगैरह? इनके पास भी कोई ऐसी चीजें जिससे कि आप बिल्कुल आए हैं। काफी हमारे पास कंप्लेंट्स हैं कि इस तरीके से आते हैं और फिर दुकानें सील करना ये मुनासिब बात नहीं है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से यही मैं अपील करूंगा कि आप बिल्कुल देखें, जो भी होता है कानून कम से कम आप ब्रीफ तो करें। आप मीटिंग तो कॉल करें, क्या एफबीआर वगैरह से रब्ता किया? कॉन्टेक्ट देखिए होता है, लेकिन वो देखिए 1 by 1 होता है या दो चले गए ताजिर या 4 चले गए। लेकिन कम से कम आप जो लीडर्स हैं, मुख्तलिफ एसोसिएशन हैं पूरे कराची के अंदर, उनके लीडर्स को बुला लें, आप मीटिंग कॉल करें, जो भी मसले मसाइल होंगे बैठ के हल होते हैं। इस तरीके से कारोबार जो है इस तरह वो नहीं किया जाता है। तो काफी ज्यादा सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, हम तो ये गन पॉइंट पे बोलेंगे, जैसे स्नैचिंग होती है तो गन पॉइंट पे सारे मामला हो रहे हैं। एफबीआर को देखना चाहिए, इनके जो ऊपर के अफसरान हैं उनको समझना चाहिए कि कारोबार तो अभी तो खुला है, अभी कुछ बेहतरी आ रही है और सामने रमजान है, तो इसमें इनको सोचना चाहिए। सोचने की बात है कि इस तरीके से नहीं होता। हम ताजिर हम टैक्स देते, हम चोर नहीं है, लेकिन कम से कम बैठ के बात होती है, इस तरीके से नहीं होता। मतलब ये कि अभी तक ये मामला हल नहीं हो पा रहा? नहीं हो रहा। स्नैचिंग के जो मामला आते हैं हद से ज्यादा बढ़ रही है। सिर्फ मैंने आपको साउथ की बात बताई, इस तरह सेंट्रल में भी है, ईस्ट में भी है, वेस्ट में भी है। और अगर उस पर कोई मजम्मत करते हैं तो आपको पता है कि वो फायर करके उनको मार दिया जाता है। तो ये भी चीज बहुत गलत है। कोई खवातीन होती हैं वॉक करते हुए, हम देख रहे होते हैं, फुटेज काफी आती हैं, अक्सर सोशल मीडिया पे चल रही होती है, तो वो पर्स खींचते हुए चले आते हैं। तो ये चीजें, ये मामला बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। मैं समझता हूं कि नफरी बढ़ाने की शदीद जरूरत है। जब भी हम कंप्लेन करते हैं किसी भी थाने में, मैं नाम कोट नहीं करूंगा, तकरीबन ऐसे शोज यही मजबूर होते हैं कि हमारे पास नफरी की कमी है। मेरा अपना जाती राय है कि नफरी से ज्यादा ईमानदार लोगों को पुलिस में आना चाहिए। बिल्कुल, ऐसा भी है। इसमें से इसलिए कि 25 to 30% तो क्रिमिनल्स जो है पुलिस में। बिल्कुल। अच्छा, जो मैं वहीं आ रहा था, डकैतियां जो होती है अगर पकड़े भी जाते हैं तो बैक पे ये होता है कि पुलिस का कोई भाई है या कोई वालिद है या खुद पुलिस में रह चुका है या जो भी है, तो वो फिर उनको पता है कि हमें कोई पकड़ने वाला नहीं, कानून हमारे हाथ में। तो मैं ही कहता हूं, मेरा मुतालबे है कि आईजी सिंध, एडिशनल आईजी सिंध, सीएम साहब इसको खुद मॉनिटर करें। ये लोग अचानक दौरे करें थानों के, वहां जाके देखें अच्छा एक कितना अमला बैठा हुआ है, कौन गश्त कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। पीसीएलसी, जी जी, पुलिस चैम्बर लाइसेंस कमेटी, तो इससे आप लोग रब्ता नहीं करते इनसे? मतलब ये कि आप चैम्बर की भी तो मदद ले सकते हैं ना, कि पुलिस वगैरह के हवाले से। बिल्कुल ले सकते हैं। आप लोग रब्ता करते हैं नहीं करते? नहीं, असल में सिराज भाई थे जब तक तो हमारा रब्ता था और हमारा आना जाना भी होता है, लेकिन हम अपनी मदद आपके तहत जो इश्यूज जो चल रही है और तो हम कर रहे होते हैं। मदद करने से इनकार कर दिया आप लोगों ने क्या? मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने सुना है। देखें, थोड़ी देर पहले बात हुई थी बिलाल भाई, हाँ, कि हर इलाके की एसोसिएशन अलग है। वो है 100%। अब बात ये है कि चैम्बर को कोई बड़ा समझेगा और ये कहे कि चैम्बर के दरवाजे पे आए और हमारा काम नहीं हुआ तो हम मुजरिम हो गए, हम गुनाहगार हो गए, हम फिर इस सीट पे बैठने के लायक नहीं। जो हमारी तरबियत है, बड़ी बात सिराज भाई की और जुबैर भाई की, हम अगर पब्लिक के काम नहीं करें तो हमें आप बता दें। आप नहीं, पब्लिक की आप करें ना करें, लेकिन बहरहाल जो कारोबारी अफराद हैं उनके तो लाजिम। हम तो कह रहे हैं, हम तो ये तक नहीं पूछते कि आप मेंबर है कि नहीं। नहीं, हम तो कहते नहीं कि मेंबर है कि नहीं। कह रहे हैं। मैं थोड़ा सा ये इसमें प्लस कर दूंगा कि जब सिराज भाई थे और अभी भी ग्रेट आदमी, सिराज भाई बहुत ग्रेट आदमी थे, अल्लाह ताला उनकी मफरत फरमाए। वो कोई भी मसला होता था, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, वो हल करते थे। 24 घंटे फोन उठाते थे, वो
फोन अगर कॉल रिसीव नहीं होती थी तो कॉल बैक आती थी, जी बेटा क्या काम है, इस तरीके से जाहिर बात है कॉपरेट होता है। लेकिन बहरहाल उनका खला भी जो है अभी बहुत हद तक पूरा हो चुका है। हो चुका जुबैर है। मोतीवाला साहब है, इदरीस मेमन है, बिल्कुल ऐसा ही है। उससे वो भी पहले corporate में है, जो रहे और शारिक corporate साहब करते रहे, उन्होंने भी काफी काम किया। छोटे शायद। ताजिरों के साथ पूरा। इनका भी देखिए, corporate- मैं थोड़ा सा इनकी बात सुनते हुए, जैसे इन्होंने जो कहा था कि मोबाइल स्नैचिंग की, हाँ। और इसको आईजी साहब से और एडिशनल आईजी साहब से या सीएम को कहना पड़े कि ये कहते हैं कि वो खुद दौरे करें। उनको टिप सब पता है, बैठे बैठे जहाँ बैठे हैं वहाँ पे सारी उनको ये पता है कि आज कल रात को एसएचओ किसको लगाना है, कहाँ। 100%। तो सब तो पता है उनको। बात वो ये कर सकते हैं। मेरा अपना जाती राय है कि पुलिस में ईमानदार शख्स की जरूरत मैंने होती आपको है। सियासी नफरी बनाने से असर कोई को फर्क खत्म नहीं कर पड़ता। दें, कोई सियासी नहीं भर्तियां खत्म कर दें, सब मसले हल सब हो मसले जाएंगे। 80% मसले हल हो जाएंगे। बिल्कुल सही। मुझे एक छोटे से ब्रेक पे जाना, फिर हम दोबारा वापस आएंगे तो यकीनी तौर पर हम गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर जो भी गुफ्तगू है हम अपने मेहमानों से इसकी पस मंजर को जानने की कोशिश करेंगे। वक्फे के बाद मिलते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़त में हम दोबारा हाजिर हैं और इस वक्फे के जो हम ऑफ एयर हुए थे तो इसमें बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई जो कि यकीनी तौर पे हाफिज़ अजीज़ साहब की जो अपनी कारकर्दगी, जो उनकी अपनी काविशें हैं, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा हम उनको सराहते भी हैं। लेकिन बहरहाल हम आज चलते हैं थोड़ा सा हयात खान साहब की तरफ। हयात खान साहब, रियल एस्टेट में 2 नंबर पैसा यानी काला धन अभी भी आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर, और उस वक्त तक आता रहेगा जब तक रियल एस्टेट को आप फेयर मार्केट पे नहीं लेकर आएंगे। बात यह है कि अभी आप डीएनएफबीपी या एफएटीएफ की बात कर रहे थे। डीएनएफबीपी या एफएटीएफ पाकिस्तान में क्यों आया? बेसिकली वो आया कि आपका जो करप्शन का पैसा जो कि पार्क हो रहा है रियल एस्टेट में, उसको रोकना है। अब हमारे जो चंद लीडरान मेरा ख्याल है कि एफएटीएफ थोड़ा ये भी एक थोड़ा सी मतलब कि सियासी मसला था, वरना ये 2 नंबर पैसा रियल एस्टेट में तो दुबई में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है। तो सर दुबई आ गया ना रियल लिस्ट में? यार वो तो सियासी मसला है जो अब आया, वो भी सियासी मसला है, वो भी सियासी मसला है। लेकिन मेरा अपना जाती रही है कि जो पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी बनाई, फिर उसके बाद उन्होंने एमनेस्टी दी कि आप पैसा लेकर आए, ज़मीनें खरीदें, हम पूछेंगे नहीं कि कहाँ से पैसा आया। तो उसके बाद भी क्या ज़मीनों पे जो अभी जो इन्होंने निकाला है कि रियल एस्टेट के लिए कि उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, आप लोगों की रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ये कि ये पूछा जाएगा कि ये पैसा जो बंदा खरीद रहा है, जो बायर है, ये पैसा कहाँ से लेकर आया। तो क्या आप मुझे बताइए कि अगर बायर जाता है पैसे खरीदने के लिए तो क्या वो एग्री होता है इस बताने के लिए ये पैसा कहाँ से आया? सर बिल्कुल एग्री होगा। एग्री क्यों नहीं होगा? नहीं होता है, नहीं होता है ऑब्वियसली। डॉलर इसलिए कि वो सोना खरीदने वाले जो है ना वो इतराज करते हैं कि गाहक नहीं बताता। नहीं सर, सोना खरीदने वालों का अपना मसला है, हमारा मसला है हम जमीन जो बेच रहे हैं। मैं आपको फिर यही बताऊं कि जब तक फेयर मार्केट वैल्यू नहीं होगी ये मसला हल नहीं होगा। इस वक्त हम 30 करोड़ रुपए का प्लॉट 3 करोड़ रुपए में ट्रांसफर करा रहे हैं, तो उसको जिसके पास ब्लैक मनी है, करप्शन का मनी पैसा है, उसको बताने में क्या प्रॉब्लम है 3 करोड़ रुपए कहां से आए? वो बताता है, बिल्कुल बताता है। और ऑब्वियसली हम उससे नहीं पूछते हैं। अगर वो लीगल पैसा ना हुआ फिर तो गवर्नमेंट उसको पकड़ेगी, एफबीआर उसको पकड़ेगी। हाँ, आप मतलब कि आप उस पर कदर नहीं लगाएंगे या आप उसकी मुखबरी करेंगे? नहीं, हम उसकी कोई मुखबरी नहीं करेंगे। हाँ, गवर्नमेंट ने एक लिस्ट दी हुई है जिसमें 700-800 आदमी है। नहीं, 4700 4,700 वो चाहे उसके वाइट हो के ना हो, उसके नाम नहीं हो, ठीक है, उसकी एक लिस्ट आई हुई है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इनका काम या मेरा काम या आपका काम नहीं है। एफबीआर आपने जितना पैसा वाइट जो ये कह रहे 3 करोड़ रुपए, 1.5 लाख रुपए का जी, ऐसे ही 1 करोड़ 60 लाख रुपए जो बनता 1,60,000 जो है उस पर वो ऑटोमेटिकली जब मेरे पास इतना वाइट है तो मैं उसको ट्रांसफर करवा रहा हूँ। अब इसमें एक इशू आ रहा है, माजरत है पर मैं समझना चाह रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। 30 करोड़ का एक प्लॉट है, तो डिफेंस के अंदर कोई 7 करोड़ का भी प्लॉट है, तो फिर उसको मैनेज कैसे करेंगे सर? यही अगर 30 करोड़ रुपए पे लेके जाएं, वो तो मैक्सिमम प्राइस है। मैं यही आपको बता रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि एफबीआर ने रेट को टेबल कर दिया है। टेबल कर दिया ना सर। अच्छा, उसमें भी फेज लगे हैं कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 सबको A1 में ले गए, सबको A1 में, A1 प्लस में ले गए, पूरा डिफेंस A1 प्लस। जी। अब हम ये कि हमारा ये हाफिज भाई प्लीज, हमारा ये मकसद है कि आप टेबल फिक्स क्यों कर रहे हैं भाई? 10 करोड़ की चीजें 10 करोड़ में बेच देना, 1 करोड़ की चीजें 1 करोड़ में बेच दें। अब आपने जो टेबल फिक्स किया है उसकी वजह से एक भाम पैदा हो रहा है। जैसे कि अभी हाफिज भाई ने ये बताया कि एक जगह पे प्लॉट 5 करोड़ का भी है, उसी जगह पे 30 करोड़ का भी है, तो आप उसकी वैल्यू 1 करोड़ 60 लाख रुपए क्यों फिक्स कर रहे हो यार? ठीक है, तो ये आवाज आपने ऊपर तक पहुंचाई सर? बिल्कुल पहुंचाई, और आज आपके तवज्जुह से मेरा ख्याल है और ऊपर तक पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। तो मतलब ये कि हम क्या समझे कि ये सेक्टर जो आपका है ये मुस्तकबिल में नीचे आएगा या ऊपर जाएगा?
सर देखिए, अगर फेयर मार्केट पे आ जाती है, नहीं आई फेयर मार्केट पे, यही टेबल यही रहा है बिहार का। बिहार से कौन लड़ेगा? कोई नहीं लड़ेगा सर। वो काशिफ सावरानी भी शिकायत बिहार से है, आपको भी बिहार से शिकायत, मेरे ख्याल में हफीज अजीज साहब को भी आप भी कारोबार करते हैं सर। बड़ी अच्छी आपने बात की थी ना कि पुलिस में ईमानदार लोग होने चाहिए, तो मेरा ख्याल है हर डिपार्टमेंट में ईमानदार लोग होने चाहिए। आप कह रहे हैं कि बिहार में ईमानदार लोग नहीं है? सर उनको पता है ना, बोले ना सर। मुझे पता है, आपको पता है कि 30 करोड़ का प्लॉट है, बिहार को नहीं पता। इसमें तो वज़ीर खजाना की तो खजाना को नहीं पता, खजाना खुद खजाना दबा कर आ रहा है। शौकत तरीन साहब तो माशाल्लाह काफी तजुर्बेकार वजीर खजाना है यार। इसी वजह से तो ये हो रहा है 17 साल से अच्छा इस मुल्क में कि शौकत रजी साहब थे यहाँ पे। हाँ ये हो रहा है। हाफिज शेख भी थे। अब इमरान खान को वोट इसलिए दिया था ना, करप्शन फ्री पाकिस्तान बनाओ, तो बनाओ ना भाई, किसने रोका है? मैं तो नहीं बना सकता, आप भी नहीं बना सकते, जो बना सकते हैं वो नहीं बना रहे। बना नहीं सकते लेकिन करप्शन कर सकते हैं, तो कर रहे ना। हाँ। सर बात ये कि आप 30 करोड़ के प्लॉट पे 27 करोड़ रुपए आप पार्किंग में दे रहे हो रियल एस्टेट को, नाजायज पैसा आप रियल एस्टेट में खुद पार्क करा रहे हो यार, तो रियल एस्टेट ब्रोकर का क्या कसूर है? तो आप पे क्या मतलब ये कि कदगन लगाया क्या उन्होंने? ऐसी बात की कि आप लोग बहुत ज्यादा नाराज लग रहे हो मुझे। सर नाराज होने की बात है ना सर, यानी कि आप शाह से कह रहे हो कि होशियार रहना, चोरी करो। ओके जी, 3 करोड़ का प्लॉट है, 3 करोड़ पर टैक्स जमा कराने दें, आप अपने कमीशन ले साइड हो जाए, आपको क्या इतराज है? सर मैं हराम नहीं कमाना चाह रहा ना, मसला ये मैं टैक्स चोरों का आलाकार नहीं बनना चाह रहा। मेरा एक सीधा सीधा काम है, मैं रियल एस्टेट ब्रोकर हूं, मैं अपना 1% कमीशन लेता हूं, 30 करोड़ का प्लॉट बेचूंगा। मेंबर आपके मेंबर कितने हैं पूरे पाकिस्तान में? हाँ पूरे पाकिस्तान में इस वक्त रियल एस्टेट के अगर सेक्टर में आप देखें तो मिनिमम 3 लाख से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। सारे रजिस्टर्ड हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। अभी कितने रजिस्टर्ड? अभी कोई रजिस्टर्ड नहीं? नहीं, अभी काफी लोग डीएनएफबीपी में रजिस्टर्ड हो गए जिन जिनको डंडे ज्यादा पड़ रहे हैं। तो आप लोग हो रहे हैं रजिस्टर्ड? बिल्कुल रजिस्टर्ड हो रहे हैं सर, और डीएनएफबीपी का मसला भी उस वक्त सॉल्व हो जाएगा जिस वक्त हम फेयर मार्केट पे जाएंगे, क्योंकि डीएनएफबीपी यहाँ पे आया इसी वजह से कि जो ब्लैक मनी रियल एस्टेट पार्क हो रही है उसको फाइंड आउट किया जाए। तो मतलब ये कि एक पेचीदा सा मसला लग रहा है मुझे। सर कोई पेचीदा नहीं है, हमारे जो अलवी भाई हैं सदर साहब, आरिफ अलवी साहब, वो एक ऑर्डिनेंस जारी करें कि जी गेन टैक्स जो है वो 2% होगा, कोई स्लैब नहीं होगा, और 3 साल तक आपसे कोई पूछेगा नहीं। आप देखें कल से मार्केट जो पाकिस्तान ऐसा बूम करेगा, आपकी सोच है। लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो इमरान खान साहब ने तकरीर की थी, जो कौम से खिताब किया था, उस खिताब में तो उन्होंने कहा था कि हम गेन टैक्सेस वगैरह जो है वो खत्म कर रहे हैं सारे। क्या कर दिए? नहीं तो मेरा ख्याल है कि ये तो जून में जाकर जब बजट आएगा तो उसमें ही अनाउंस होगा। सर मैं तो आपसे कह रहा हूँ एक ऑर्डिनेंस में कर देना आप, जून तक का तो पता नहीं हुकूमत रहेगी नहीं रहेगी। अच्छा ये भी खदशा है सर, आप ही बता रहे थे भी तो तरीके मुझे क्यों बदनाम कर रहे हैं? बात यह है कि वो तो आपसे बोल रहा हूँ आप रहेगी नहीं रहेगी, मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला रहे बिल्कुल रहे, लेकिन बात वही है क्या ऐसे खदशात नहीं है कि नहीं रहेंगे। सर कुछ भी हो सकता है, मौलाना साहब भी निकले हुए सुना है मैंने। चले जी, वो अल्लाह ताला उन लोगों को हिम्मत और इस्तेकामत दे, हमारी तो दुआ है। हम मुकर्रर जाए बाद में आगे जाके। हमारे तो सारे लिए इज्जत के मकाम रखते हैं। बाकी ये होता है कि एज ए बीइंग इंसान इनके भी फेवरेट होते हैं कि कोई इनके भी ये भी किसी के चाहने वाले हैं, आप भी किसी के चाहने वाले हैं, काशिफ भाई की चाहने वाले हैं, हम भी चाहने वाले हैं। तो ये तो इंसान के कहीं ना कहीं होता है। काशिफ भाई बिहार से तो ये भी नाला है, आप भी नाला है, पुलिस से भी आप नाला हैं, तो क्या मतलब ये क्या आप लोग कुछ एहतजाज भी सुना था? कुछ ताजिर जो है वज़ीर आला हाउस के सामने जाने की बात कर रहे थे। कल एक तंजीम है तो उनकी तरफ से हमें भी इन्विटेशन है। हाँ, तो 8 मार्च को सुना कि वो एहतजाज करेंगे। कहाँ करेंगे? ये मतलब सीएम हाउस जाएंगे, खालिदिना हॉल से सीएम हाउस तक का इनका है इरादा, और वहां जाके प्रोटेस्ट करेंगे। और मेन मैं आपसे स्नेचिंग की थोड़ी बात कर लूं कि स्नेचिंग होती क्यों है, इसमें इजाफा कैसे होता है। ताजरों ने इस पे भी एहतजाज कर रहे हैं। स्नेचिंग जो हो रही है इसी के खिलाफ सबसे ज्यादा एहतजाज कर रहे हैं। मेन अभी यही है ना, इससे हद से ज्यादा। अच्छा, दुकानों के ताले तोड़ के माल लेके चले जाते हैं, ऐसा भी हो रहा है। तो मेन आप देखें महंगाई, बेरोजगारी, ये मेन बुनियादी चीजें जिससे स्नेचिंग में ज्यादा इजाफा हुआ है। कोई माने के ना माने, गवर्नमेंट अगर चाहे तो रोजगार दे भी सकती है। महंगाई आप देखें कितनी हो गई है। तो कल अच्छा दूसरी बात ये बिलाल में थोड़ा मैं शेयर करूंगा कि जैसे दूध की कोई शॉप है, वहां डीसी जाते हैं, ईसी जाते हैं, वहां जाके छापे मारते हैं। आप जाएं जहां से सप्लाई हो रही है, आप चिकन, हाँ जैसे चिकन की दुकानें, मुर्गियों की दुकानें, शॉप से आप वहां छापे मारते हैं। आप वहां जाए, यहाँ से सप्लाई होती है, वहां क्यों जाते? काशिफ भाई चूंकि आप बुनियाद पे जाए ना, मैं तो प्रोग्राम करता हूँ ना ऑन द स्पॉट के नाम से हर जुमा रोड का, और मेरा ख्याल है कि मेट्रो 1 टीवी चैनल ने 2007 में हमने इसको शुरू किया था, वी आर द पानियर। तो कहने का मकसद ये है कि हमने भी देखा डेयरी फार्मर्स को, हम जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। बात ये है कि सिंपल सी बात ये है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि शायद कि मैं
ऑन एयर ना कह सकूं, लेकिन मैं बड़ा नाक़िद रहा हूं कि मौजूदा हुकूमत सिंध की है, वो दिलचस्पी ही नहीं है उनको कि महंगाई पे काबू पाए। तो ये छोड़ दें, ये बड़ी अलग मौजूद है, ऐसा ही। ये बिल्कुल लेकिन अलग महंगाई मौजूद में इजाफे की बात कर रहा हूँ बिलाल भाई, इसमें ये है, आप देखिए हुकूमत का काम है कंट्रोल करना, टैक्स लेने के लिए देखिए हुकूमत आगे। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूं ना। अच्छा चले जी, एक बात और भी हफीज भाई, बहुत मैं आपसे बात कर रहा हूं कि ये जो जुर्माने होते हैं, जुर्माने जो होते हैं, करोड़ों रुपए जुर्माने हो जाते हैं एक साल में, कहां जाते हैं? गवर्नमेंट के पास। कौन से खजाने में, कौन से हेड में जाते हैं? आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि कौन से हेड में जाते हैं, मतलब कौन से, क्या बजट में वो इस्तेमाल होता है? आपका जो सवाल है ना, किसी गवर्नमेंट के किसी एक को किसी को मदु करते हैं आप, तो हम भी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि पैसा ज्यादा का है। भाईजान, मैं तो देने वाले तो टैक्स दे रहे हैं, लेकिन वो कहां खर्च कर रहे हैं? मैं तो कर चुका हूं, लेकिन तो बात ये है कि आप जो ये बातें कर रहे हैं ना कि वहां कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात ये है कि बहुत सारे जो है खामियां हैं तर्ज हुक्मरानी में। बिल्कुल ऐसा ही है ना, तर्ज हुक्मरानी में है। तो बात वो ये कि जैसे कि एफडीआर की ये बात कर रहे हैं, तो अब आप लोगों का पीओएस का मसला है, पॉइंट ऑफ सेल का, इनका मसला जो है वैल्यूएशन का है। तो किरदार एक है, किरदार एक कौन है? एफडीआर। तो आप मुझे बता दीजिए कि पीओएस के हवाले से आप लोग एग्री हो गए? क्या ये लगाएंगे या इसको बाइकाट करेंगे? नहीं, बाइकाट करेंगे बिल्कुल। और कल जो रैली है जो मैंने आपको बताई, सिर्फ ये एक तंजीम भी कर रही है, सबको मदऊ किया, और इसके बाद भी अगर नहीं होता तो प्रोटेस्ट भी दूसरी तंजीमें भी अनाउंस करेंगे। इसमें ऑल ताजरान सिंध इत्तेहाद भी इंशाल्लाह इसमें अनाउंस करेगी। कल आप नहीं जा रहे? कल हम लोग इनके साथ शामिल हैं, उस तंजीम के साथ बिल्कुल शामिल हैं और जाएंगे इंशाल्लाह। जाएंगे मतलब कि उनका आपका जो पहला जो एजेंडा होगा वो होगा आपका अमन और दूसरा पीओएस। जी बिल्कुल, तो दो हैं भी। लेकिन बात ये है कि अमन के हवाले से तो आप कर सकते हैं, लेकिन पीओएस के हवाले से तो आप सूबाई गवर्नमेंट से तो कुछ भी नहीं कर सकते, ये तो वफाक का मामला है। नहीं, वफाक का है, लेकिन हम प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं ना, आवाज तो बुलंद कर सकते हैं ना। अब मैं ये सोचूं मेरा मसला नहीं हूं, बराबर का है, वो सोचूं उनका है, ऐसा नहीं होता। हम सबको एक होना पड़ेगा। जी हफीज भाई क्या कहेंगे आप? सर हयात भाई और काशिफ भाई के दोनों के वो कह रहे हैं कि टैक्स कम करें, ये करें टैक्स बढ़ाएं। मतलब कि ये पहला आदमी देखा मैंने यहाँ खान साहब कहने का टैक्स बढ़ाएं। मुझे भी हैरत हो रही है, मेरी भी हैरत हो रही है। अच्छा, दूसरा मसला क्या है, देखिए मैं आपके चैनल के हिसाब से कहना चाहूंगा तवज्जुह से कि देखिए माह रमजान की आमद बस 1 महीने रह गया, 1 महीना रह गया, 25 दिन रह गया। हाँ। फिर अब इस कराची के हर सिग्नल बिकेंगे फकीरों के लिए। कंफर्म बात है ना भाई? नहीं बिक रहे, बिकेंगे ना, पूरे साल बिकते हैं यार। रमजान में कुछ ज्यादा बिकते हैं। सीजन होता है सर, सीजन है ना वो। क्लियर करो, अच्छा, मुझे ये सीजन मुझे ये बताइए, ये क्या मुझ जैसे को, आप जैसे को सबको पता है, तो ये हाई अथॉरिटीज को नहीं पता होगी? सब पता होगा। तो क्यों बिक रहे हैं और कैसे बिक रहे हैं और लोग कहाँ से आते हैं? तो बात इतने यानी, और दूसरी बहुत सारी चीजें मैंने इसीलिए कहा कि भाई कि हम ऑन एयर नहीं कह सकते। ऑन एयर हम कह सकते हैं ना, आप ना कहें, हम तो कह रहे हैं। थैंक यू सर, तीनों तरह से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि नतीजे निकालना आपका काम है, मैं तबसरा तो नहीं कर सकता। सारी गुफ्तगू जो क्या हुई, इसका पस मंजर क्या होना चाहिए, आप बेहतर समझते हैं। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफ़िज़।